हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी करवा रहे थे। और जैसा आप लोग ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव भी है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी एग्ज़ाम हो रहा है। सब्जेक्टिव जो है वो आप लोग का 50 नंबर का है और सब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका 30 नंबर का है। कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो आप लोगों का जो है 80 नंबर का एग्ज़ाम है और 20 नंबर जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे और या तो कोई अगर हमारे चैनल पर नए हैं और गलती से हमारे चैनल पर विजिट कर गए हैं तो आप लोग को बताते हैं कि इस बार जो बच्चे क्लास 12th में हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर तैयारी हमारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, जिसका नाम है SR Academy 2M। हमारी जो टीम है, हमारी टीम का ये प्रॉमिस है बच्चों के साथ कि आप लोगों का एग्ज़ाम में जितना भी सवाल आएगा उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे इस चैनल पर कराने की। ठीक है, अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ है वो बता देते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है और सब्जेक्टिव का आज जो है लास्ट वीडियो है। जो नहीं देखे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए, वहाँ पर 2025 करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सीरीज मिलेगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और आगे का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव में आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और साथ ही साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में भी 2 मार्क्स कंप्लीट कर ली है, साथ ही साथ 3 मार्क्स भी कंप्लीट है और 5 मार्क्स का आज जो है लास्ट वीडियो है जिसे सेट 3 बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है हिस्ट्री का टोटल तैयारी भी कंप्लीट कर लिए। इस चीज़ का एकदम प्रॉमिस है हमारी टीम की तरफ से कि यहाँ जितना भी सवाल कराया गया है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट किया है, उसमें भी यह चीज़ें प्रॉमिस क्लियर है कि उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और आज हम लोग हिस्ट्री का भी कह रहे हैं कि जितना हिस्ट्री में 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कराया गया है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। आप लोग का हाफ ईयरली भी एग्जाम है, उसके लिए भी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहा है यहाँ पे, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, यानी इससे बाहर आपका कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ का हमारी पूरी की पूरी संभावना यानी गारंटी आप कह सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और स्टार्टिंग से बता देते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है और ये हम लोग हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेट 3 देख रहे हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ से दोनों वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आपको वहाँ से दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो है वो पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए 1 पे क्या बोल रहा है, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव रहा। तो आंसर देखते हैं। उपनिवेशवाद ने भारतीय ग्रामीण समाज को गहरा आघात पहुंचाया था। इससे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज का ढांचा ही बदल गया। कुछ प्रभाव जो है वो इस प्रकार का था। सवाल देखिए 5 नंबर का रहेगा, तो हमें क्या करना है, हम इसमें कुछ अधिक पॉइंट्स को लिखवाए हैं, तो आप लोग क्या करना, 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट को क्लियर करना। ठीक है, तो देखिए उपनिवेशवाद ने भारतीय संस्कृति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बदला हुआ था। पहला इसमें देखते हैं तो कृषि प्रणाली में बदलाव। तो पहला बदलाव देखिए कृषि प्रणाली में क्या था कि नकदी फसलों पर जोर दिया गया, जिससे खाद्यान्न उपलब्ध जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट में है कि बड़े जमींदारों को जो है बढ़ावा मिला और छोटे किसानों की स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई। तीसरा है कि सिंचाई और कृषि तकनीकों में निवेश कम हुआ। तो ये आप लोग का जो है वो कृषि प्रणाली में बदलाव है। और भी पॉइंट्स से इसमें हम केवल कुछ ही पॉइंट लिखे हुए हैं।
दूसरा देखिए शोषण और गरीबी, यानी कि उपनिवेशवाद से क्या है, शोषण और गरीबी का जो है बढ़ावा भी मिला था। पहला पॉइंट देखिए, किसानों ने अत्यधिक कर वसूला गया। ब्रिटिश सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया, जिससे स्थानीय हस्तलिपि उद्योग ध्वस्त हो गई। साथ ही गरीबी और भुखमरी व्यापक रूप से फैलने लगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि गरीबी और शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तीसरा में आते हैं तो सामाजिक ढांचे में बदलाव। तो देखिए सामाजिक ढांचे में क्या बदलाव हुआ उपनिवेशवादी के कारण, कि जाति व्यवस्था को मजबूत किया गया, महिलाओं की स्थिति और बिगड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव रहा। ठीक है, राजनीतिक जागरूकता में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हुई और राष्ट्रीयता की भावना जागी। सांस्कृतिक बदलाव में अगर देखें तो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव रहा, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को कमतर आंका गया, यानी कि उनकी भावनाएं जो है कम मापी जाती थी। तो ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं, यानी कि इसमें देखिए हम आप लोग का बहुत सारा पॉइंट कराए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो ये आप लोग का तो डेफिनेशन है, तो इसमें आपको एक नंबर मिलेगा और इसमें से आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखना है, जैसे कृषि प्रणाली, एक शोषण हो गया, एक सामाजिक ढांचा हो गया, राजनीतिक जागरूकता हो गया, सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। तो इतने सारे पॉइंट्स में से आपको जितना भी अच्छा लगे आप उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए 2 में क्या है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था और ये क्यों असफल रहा था। तो देखिए 2 आंसर इसमें है। तो वो क्यों बुलाया गया था पहले ये देखते हैं। अंग्रेज शासन के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था और स्वराज की मांग जो है तेजी से बढ़ रही थी। इसे बढ़ते दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का फैसला किया था। और इसके जो है मुख्य उद्देश्य कुछ कुछ थे, यानी कि कुछ उद्देश्य भी थे। जैसे पहला उद्देश्य क्या था, भारतीय नेताओं को बातचीत के लिए बुलाना, यानी ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय नेता बातचीत के माध्यम से समझौते पर पहुंचे और स्वराज की मांग को शांत किया जा सके। दूसरा पॉइंट इसका क्या उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधार लाना। ब्रिटिश सरकार कुछ सीमित अधिकार देकर भारतीयों को शासन के स्थिर रखना चाह रही थी। और ये असफल क्यों रहा, इसके कुछ प्रमुख कारण देखते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ लेकिन सभी असफल रहे। इसका प्रमुख कारण था पहला, अपूर्ण प्रतिनिधित्व, यानी हुआ ये कि सभी प्रमुख भारतीय नेताओं को आमंत्रण नहीं किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ कुछ को बुलाया गया था जबकि सभी को नहीं बुलाया गया था। दूसरा पॉइंट में आते हैं तो सांप्रदायिक समस्या, और इसमें क्या था कि हिंदू मुस्लिम के नेता में उसमें गहरी प्रभाव डाला था। कुछ हिंदुओं को बुलाया गया जबकि मुसलमानों को नहीं बुलाया गया, तो कुछ मुसलमान थे जो कि कुछ प्रमुख हिंदुओं को नहीं बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ, सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न होती चली गई। अधिकारों को लेकर मतभेद भी था, यानी भारतीय नेता जो है पूर्ण स्वराज चाहते थे लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है सीमित अधिकार देना वो चाहती थी ताकि जो है आंदोलन शांत हो जाए। अगला था अविश्वास। भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पर भरोसा करना काफ़ी हद तक नुकसानदायक ही रहा था। ये जो भारतीय नेता थे वो उन पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं पहले। तो इनमें देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राजनीतिक आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बताना था। आंसर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेताओं में से थे। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसके मुख्य योगदान भी देखते हैं, इनका जो है कुछ कुछ मुख्य योगदान भी रहा, उनके बारे में जानते हैं। कांग्रेस में सक्रियता, यानी कि बोस ने कांग्रेस में युवाओं को संगठित किया और एक अधिक आक्रमण स्वतंत्रता संग्राम की वकालत भी की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यानी कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के बाहर लड़ाई लड़ी। अगला पॉइंट पर आते हैं, जय हिंद का नारा, यानी कि इसमें देखते हैं जय हिंद का नारा जो है बोस के द्वारा दिया गया था, जो आज भी भारत का एक राष्ट्रीय नारा बना हुआ है। अंतरिम सरकार, उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। अगला जो लास्ट पॉइंट इसको जो प्रचार प्रसार, उन्होंने रेडियो के माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित भी किया था। जिसमें देखिए अनेक पॉइंट्स लिखवाया गया है, इसमें से आपको केवल कोई भी 5 पॉइंट लिखना है। तो इसमें देखिए एक हो गया डेफिनेशन का, और इसके मुख्य योगदान में आप कोई भी 4 लिखिएगा, जिससे 5 नंबर आपका क्लियर बना हुआ रहेगा। अगला सवाल पर आते हैं, सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालना है, यानी कि सूफी आंदोलन क्या है उसके बारे में आपको बताना है।
सूफी आंदोलन इस्लाम का एक रहस्यवादी आयाम है। यह ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभव और आध्यात्मिक एकता की खोज पर केंद्रित है। सूफी संत, जिन्हें पीर या फकीर भी कहा जाता है, ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए तपस्या, ध्यान या अन्य आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं। क्यों सूफी आंदोलन क्या था, इसके में जानने से पहले आपको ये पीर के बारे में बताया गया। अब सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि इसका क्या क्या विशेषता रहा है। पहला विशेषता यह है कि ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष अनुभव, यानी सूफी संत ईश्वर को एक निराकार शक्ति मानते थे और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का प्रयास करते थे। दूसरा है प्रेम और करुणा। सूफी दर्शन जो है प्रेम और करुणा पर जोर देते थे। वे सभी जीवों के प्रति समानता और भाईचारा का भाव रखते थे। आगे है सादगी और त्याग। सूफी संत जो है सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और भौतिक सुखों का त्याग करते थे। सामाजिक सेवा की अगर बात करें तो सूफी संत जो है समाज सेवा से भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे गरीब और जरूरतमंदों की भी सहायता किया करते थे। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आपको हम इससे पहले बताए थे। एक डेफिनेशन का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सूफी संत में से आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखना है। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कैबिनेट मिशन योजना पर टिप्पणी करना, यानी कि आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है और ये किस तरह से कार्यरत किया था। आंसर देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में 1946 में आया था, भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत करना और एक संविधान सभा का गठन करना जो भारत के भविष्य का निर्धारण करता यानी करने वाला था। ठीक है, इस मिशन का कुछ मुख्य बिंदु थे, चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहला क्या था, संघीय संरचना। मिशन ने भारत को एक संघ के रूप में प्रस्तावित किया गया जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रांत और देशी रियासतें शामिल की गई थी। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सरकार के पास विदेशी मामले, रक्षा और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होगी, जबकि अन्य विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। इस मिशन के तहत इसका बंटवारा किया गया था। आगे अगर बात करते हैं तो संविधान सभा। मिशन ने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा जो भारत का संविधान बनाएगी और इसे बनाया भी गया था। सांप्रदायिक समस्या क्या उत्पन्न हुआ कि मिशन ने सांप्रदायिक समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स थे। इसमें आपको 5 नंबर का है, इसलिए पूरा लिखिएगा क्योंकि इसमें एक डेफिनेशन मिलेगा, 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा करवाया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर बने होंगे, जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अगला सब्जेक्ट यानी कि आप लोग किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं अगला जो वीडियो हो वो किस पर चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो हमारी टीम ने सोचा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश करवाने के बारे में, अगर कमेंट उस तरह से रहेगा फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में है कि अशोक का धर्म क्या है। धर्म होगा, धर्म नहीं, धर्म टाइप हो गया, इसमें लिखिएगा धर्म। ठीक है, अशोक का धर्म क्या है, धर्म। इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आंसर आते हैं। अशोक जो है महान मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। हालांकि अशोक का धर्म केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी कुछ मेन विशेषताएं आते हैं। पहला आते हैं स्वर्ण समावेशी, यानी इसमें क्या है कि धर्म जो है सभी धर्मों और लोगों के लिए है या किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा आते हैं अहिंसा। इन्होंने अपने धर्म में क्या बताया, अहिंसा के बारे में। अहिंसा जो है धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत था। अशोक ने हिंसा का विरोध किया और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा दिया। ठीक है, सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया था। बात करते हैं अगला, तो अगला है करुणा। धर्म जो है करुणा और दया पर जोर देता था। अशोक ने सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखने का वकालत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सत्य में। तो सत्य क्या है कि सत्य धर्म का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था। अशोक ने सत्य बोलने और ईमानदारी की शिक्षा यानी कि ईमानदारी से जीने की शिक्षा दी थी। आगे बढ़ते हैं सही गुणता, यानी कि उन्होंने किसी एक धर्म को भावना नहीं रखा, सभी धर्मों का समान अधिकार दिया था। यानी कि धर्म विशेष धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देता है। अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया था। अगला पॉइंट पर आते हैं सामाजिक कल्याण। तो धर्म जो है सामाजिक कल्याण पर भी जोर देता था। अशोक ने अनाथों, बीमारों और गरीबों की मदद के लिए कई कार्य
किए थे। तो ये अशोक के धर्म में कुछ मेन बातें थी, इसमें और भी बातें थी जो अशोक ने अपने धर्म में शुरू किया था, जैसे बड़ों का आदर करना था, सभी के साथ प्रेम से रहना था। वो सारे पॉइंट्स हम नहीं लिखवाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप इतना ही पॉइंट लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7 में क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना, यानी अकबर ने अपने धार्मिक नीति में क्या क्या रखा, कैसे रखा, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है। अकबर एक महान मुगल बादशाह थे जिन्होंने भारत में धार्मिक सहिष्णुता का एक नया युग स्थापित किया था। उनकी धार्मिक नीति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट पे आते हैं, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यानी अकबर ने क्या किया था, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखी थी। अकबर सभी धर्म को सम्मान करते थे और उनके समान रूप से देखा करते थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और पारसी धर्मों के विद्वानों से चर्चा की और उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। धार्मिक बहस की बात करते हैं तो अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच बहसें करवाई ताकि सत्य को जाना जा सके। दीन इलाही, आगे पॉइंट में क्या है, अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, दीन इलाही, जो सभी धर्मों के सार को समाहित करता था। हालांकि यह धर्म बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। ठीक है, सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों को सम्मिलित किया गया है। आगे आते हैं धार्मिक सहिष्णुता, है ना। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया था। आगे आते हैं जजिया कर का उन्मूलन। अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त किया था। सवाल ये भी आता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, सर्वप्रथम से अकबर ने किया था। तो ये सवाल खत्म हुआ। अगले सवाल पर आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा है। इसमें भी एग्जाम में क्या है कि इंपॉर्टेंट ही पूछ देता है, सीधा सीधा उसी सवाल को रख देता है। देखिए सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी करना है, यानी कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में बताना है, और यह सत्याग्रह क्यों हुआ था, कब हुआ था। आंसर देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह जो है 1917 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों के विद्रोह में शुरू किया गया था। अब इसके शुरू करने का मेन कुछ कारण था, जिसमें पहला कारण था 3 कठिया प्रणाली। इसमें क्या था ये समझते हैं। इस आंदोलन की जड़ें 3 कठिया यानी कि 3 कट्ठा, ठीक है ना, समझिएगा कि 3 कट्ठा पर खेती करने को लेकर बढ़ाया गया था। इस आंदोलन की जड़ें जो है नील की खेती से जुड़ी 3 कठिया प्रणाली से है। इस प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिसके बदले बहुत कम मुआवजा मिलता था। यानी कि जबरदस्ती जो है 3 कट्ठा में से 1 कट्ठा पे क्या होना पड़ता था कि उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी, जो जबरन करना पड़ता था। दूसरा आता है गांधी जी का आगमन। महात्मा गांधी इस समस्या से अवगत हुए और चंपारण पहुंचे। चंपारण कहाँ, बिहार में है, ठीक है ना, मौजूदा बिहार समय में है। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर जोर दिया था। इसका प्रभाव क्या रहा कि चंपारण सत्याग्रह ने भारत में लोकतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। इसके लोगों में राष्ट्रीय भावना को जायजा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना को बढ़ावा मिला। तो ये चंपारण विद्रोह का मेन कारण क्या क्या बना था। चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में हुआ था, जो कि भारत के बिहार में मौजूद था, 1917 में था। और इसकी प्रणाली जो थी 3 कठिया व्यवस्था से शुरू हुई थी, जिसमें गांधी जी समर्थित हुए। साथ ही साथ इस आंदोलन से एक व्यापक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लोगों में क्या हो गया कि सभी लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी के साथ में आए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत का लौह पुरुष को भारत का लौह पुरुष क्यों क्या कहा जाता है, यानी हमारे भारत में लौह पुरुष किनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। तो क्यों कहा जाता है, आंसर देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व से 562 है ना 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। बिना किसी युद्ध के एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया था। यह कुछ कारण थे जिनके कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे बना, उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझिए
562 रियासतों को बिना किसी युद्ध के केवल समझाकर उन्हें अपने पास लाना, बिना किसी युद्ध करना, ना लड़ाई करना, उन्हें अपने पास जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कुछ कुछ मेन कारण भी थे, जैसे कि पहला कारण एकीकरण का नेतृत्व, उन्हें एकीकरण नेतृत्व करने का एकजुटता दिया गया था, यानी कि उन्होंने क्या 562 रियासतों को अपने अधीन किया था, यानी कि जोड़ा था। उनकी इच्छा शक्ति जो थी वो दृढ़ थी, वो चुनौतियों से डरते नहीं थे और भारत को एकजुट करने में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। कूटनीतिक कौशल अगर देखा जाए, उन्होंने विभिन्न रियासतों के शासकों को समझने और उन्हें भारत संघ में शामिल होने के लिए कूटनीतिक कौशल का भी उपयोग किया था। राष्ट्रीय एकता अगर बात करते हैं, उन्होंने भारत में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सब कारणों से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये कुछ मेन कारण थे कि उन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। ऐसे तो इसका आंसर जो अगर देखा जाए तो ये छोटा पॉइंट्स में यहीं पे हो जाएगा, लेकिन चूंकि 5 नंबर के लिए है तो इसे आपको थोड़ा सा बना के लिखना होगा ताकि जो है 5 नंबर पूरी तरह से मिल जाए। अगले सवाल पर आते हैं और ये आज का अंतिम सवाल है और ये 10वां नंबर का सवाल है कि खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी करना है। अब ये खेड़ा सत्याग्रह एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में जानते हैं। खेड़ा सत्याग्रह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह 1918 में गुजरात का खेड़ा जिले में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसानों द्वारा चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था। यानी कि खेड़ा जो है गुजरात में मौजूद एक जिला है जहां पर 1918 में किसानों ने क्या किया था, अहिंसक तौर पे अंग्रेजों का विरोध किया था, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये कारण क्या था उनके बारे में जानते हैं। पहला कारण है सूखा और फसल की बर्बादी। खेड़ा जिले में भयानक सूखा पड़ा था जिसके कारण किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। स्वराज में वृद्धि, इसके बावजूद भी यानी कि अकाल भी पड़ गया था, इसके बावजूद भी अंग्रेज सरकार जो है किसानों पर लगान वसूल रही थी, जो उन्हें बोझ जैसा बहुत बड़ा बोझ जैसा लग रहा था। इसलिए वहां के किसानों ने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अगला है कि किसानों की दयनीय स्थिति। अब जाहिर सी बात है कि वहां पे फसल उग नहीं रहा है और उससे सरकार जबरदस्ती जो है वो कर ले रही है, तो क्या करेगा। किसानों की जो आर्थिक स्थिति जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और वो लगान का पैसा देने में समर्थ नहीं थे। अब आते हैं कि उसमें महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा है। ये ऑप्शनल है, ये हम ज़्यादातर जोड़ दिए हैं वह है ताकि आपको ज़्यादा बातें समझ में आ जाए। तो महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा, सत्याग्रह का प्रयोग। महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का प्रयोग किया और उन्हें अहिंसक तरीके से अपना अधिकार हासिल करने में प्रेरित किया था। तो ये गांधी जी का एक प्रयोग था और ये केवल ऐसे कैजुअल लिखा है, आप इसे चाहे तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों का जो है आज का वीडियो भी खत्म हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आप लोग को बता देते हैं, ये कुछ और पॉइंट्स हैं गांधी जी के बारे में, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में आप लोग का जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका वीडियो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। 3 मार्क्स का भी जो है खत्म हो चुका है और साथ ही साथ जो है आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन इसमें करवाया गया है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अगला वीडियो हम लोग इंग्लिश का देखने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को अगला वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।